हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12th फिजिक्स का, उसका सेकंड लेक्चर है, उसको पढ़ेंगे। इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मुख्य मुख्य 3 रिलेशंस होते हैं आपस में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। परीक्षा की दृष्टि से ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे रिलेशंस आएंगे जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रोल होता है जब भी हम करंट फ्लो करवाते हैं। फिर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में जो करंट डेंसिटी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम अपवहन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से आप सब परिचित हो पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब सबसे पहले हम देखो, मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में सबसे लास्ट में समझाऊंगा। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता भी दूंगा तो ढंग से समझ में नहीं आएगा। अगर पहले पूरा टॉपिक समझ लेते हैं उसके बाद में अपवाह वेग की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले से समझो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर लिखा हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल मूव रेंडमली ड्यू टू थर्मल एनर्जी। मतलब क्या है? जैसे रूम टेम्परेचर पर भी ये पढ़े हैं, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम मोशन करते रहते हैं। पर ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। किसी भी मेटल में या किसी भी एटम्स में मुख्यतः 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि फ्री है ये। जैसे ही हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इन पर फोर्स लग के ये तुरंत इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने के लिए तैयार रहते हैं। दे एक्ट लाइक मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। जैसे गैस के मोलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी भी एनर्जी से ये मूव करने के लिए रेडी हैं। ये आपस में क्या करते रहते हैं? कोलाइडिंग विद हैवी फिक्स्ड आयन। जो फिक्स्ड आयन है, जो स्थिर आयन है, उनके साथ में आपस में क्या करते रहते हैं? टक्करें करते रहते हैं। तो टक्कर करने से बार बार में इनकी जो मोशंस होती हैं वो रैंडम मोशंस होती है, यादृच्छिक गति होती है, कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई गति नहीं होती है। तो अगर हम ये बात करें कि हर एक, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका U1 वेक्टर है, इसका U2 वेक्टर, ये सब क्या है? ऊष्मीय वेग है, थर्मल वेलोसिटी है। इन थर्मल वेलोसिटीज का अगर हम एवरेज लेंगे, जैसे U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस सो ऑन UN वेक्टर, ये सब क्या है? n इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, तो n इलेक्ट्रॉन्स के सबके क्या है? ये ऊष्मीय वेग हैं। इन सब का हमने क्या ले लिया? औसत ले लिया, एवरेज ले लिया। और इन सब का एवरेज कितना आएगा? वो एवरेज आएगा 0। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में इनका कोई भी वेग नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब कंक्लूजन क्या है? नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं? जितना मान लो आगे की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उतने ही कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, तो नेट फ्लो कितना हुआ? 0 हुआ। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इनका नेट जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। अब मान लो हम इन पर क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, इन दोनों सिरों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते क्या होगा? हमने ओम का नियम पढ़ा है, उसमें करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होता है उसकी एक प्रोसेस है। सीधा ऐसा नहीं है कि वी लगा दिया और आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसकी एक प्रोसेस है। कैसे? जैसे ही हम ये वी लगाते हैं, इस वी का काम एक है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? डी है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके अंदर जो बीच वाले जो आयंस हैं, कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस की ई होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, कितना? F इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई के अकॉर्डिंग माइनस का ई। ठीक है। अब हमें पता है जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो न्यूटन का जो लॉ होता है, सेकंड लॉ, वो क्या कहता है कि इस पर जो इसकी जो मोशन होती है वो मोशन किसके अकॉर्डिंग होती है? F बराबर ma के अकॉर्डिंग होती है। जैसे फोर्स लगता है तो उसका मास टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हमने क्या कहा कि ये जो फोर्स है वो ma है, और ये फोर्स आ रहा कौन सा है?
ये ई के कारण आ रहा है, माइनस का ई के कारण आ रहा है, तो हमने क्या किया, एफ की जगह क्या लिख दिया, माइनस का ई इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू क्या है, इससे ई की वैल्यू आई माइनस ई अपॉन एम, ये रहा माइनस का ई अपॉन एम। तो ये एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जो इस बैटरी को लगाने के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये स्मॉल ई कांस्टेंट है जो कि क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, पूरे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। और एम क्या है, मास है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इस पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी आप किसी भी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सब पर सेम लगेगा। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो आप समझो। जैसे ये होता क्या है वास्तव में, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में सीधे मूव नहीं कर पाते। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे पॉजिटिव आयन जो हैं, जो स्थिर आयन हैं, जो गति कहीं नहीं कर रहे हैं किसी भी मेटल के, अब उनसे बार बार में क्या होती है, टक्करें होती है। ये सीधा मूव नहीं कर पाते, जैसे कोई खाली जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ कंडक्टर है, पास पास में मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे टक्करें होती है। और टक्करें इस प्रकार से होती है, जैसे मान लो यहाँ से टक्कर हुई, फिर थोड़ा सा आगे चला, थोड़े से टक्कर चलते हैं, यहाँ पर दूसरा एक मॉलिक्यूल मिला, यहाँ से टक्कर हो गई, फिर आगे चला, फिर कोई और मिला, उससे टक्कर हो गई, फिर आगे चला, फिर कोई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। बार बार में टक्करें होते होते गति करता है, ये एक सीधा लाइन में गति नहीं करता। पर दो टक्करों के बीच में जो दूरी तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, आगे वाली डिस्टेंस अलग हो सकती है, ये डिस्टेंस अलग हो सकती है। तो एवरेज जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे। अब ऐसा मान लीजिए यहाँ से तो केवल एक कोलिजन की बात करते हैं हम, तो केवल हम एक कोलिजन की बात करते हैं तो कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ से उस थर्मल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा था वो, इसकी कितनी थी, कोई भी i1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी यू आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर उसको एक्सेलरेशन मिला, ये मूव किया, मूव करके आगे दूसरी टक्कर की, दूसरी टक्कर पर इसका जो लास्ट वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, वो कितनी थी, वी आई में इलेक्ट्रॉन की जो है वो वी है। बीच में जो उसने टाइम लिया है वो टी आई है, और एक्सेलरेशन कितना लगा उस पर, वो ए वेक्टर लगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आईमा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी न्यूटन मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, यू आई प्लस ए टी आई, ये आएगी। अब ये तो कोई आई में इलेक्ट्रॉन की बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी संख्या में है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी हम ये से बताएंगे कि जैसे मान लो पहले की v1 है, सेकंड की v2 है, प्लस सो ऑन vn है, इन सब का एवरेज हम लेंगे तो क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है, जो छोटे छोटे वेलोसिटीज, जो छोटे छोटे वेग ये प्राप्त करता है टक्करों के बीच में, उन सब का एवरेज ही हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ऐसे समझो, आई वे के लिए बात ये है, अगर हमें फर्स्ट के लिए निकालनी तो आई 1 रखो, यू की नीचे भी 1 लिखो, और ए T1। सेकेंड के लिए निकालनी हो तो V2 इज इक्वल टू U2 प्लस ए T2। ए सब में सेम रहेगा क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगी, ये V1 की जगह हम लिख सकते हैं U1 प्लस ए T1, V2 की जगह हम लिखेंगे U2 प्लस ए T2 प्लस सो ऑन, n की जगह हम लिखेंगे UN प्लस ए Tn अपॉन n। इनमें u वाले जो टर्म्स हैं उनको आप अलग कर ले, अलग करते क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN वेक्टर अपॉन n, प्लस बाकी सब जितने बच रहे हैं उन सब में a कॉमन है, बचा क्या, T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn अपॉन n। ये जो टर्म है U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN अपॉन n,
इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0, समीकरण नंबर 1 में हमने सिद्ध कर दिया था इसको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, प्लस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस की ई अपॉन एम, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का ई अपॉन एम। और इस टर्म को समझो आप, ये क्या है T1 T2 Tn। इसके लिए यहाँ पर देखो, मान लो कि जो पहली टक्कर हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसमें उसने टाइम T1 लिया, फिर जो सेकंड टक्कर हुई स्टार्ट किया उसने T2 टाइम लिया, फिर थर्ड जो टक्कर हुई उसमें उसने T3 टाइम लिया। तो ये जो बीच बीच में जो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स मतलब टक्करों से रिलैक्स कर रहा है, कोलिजन नहीं हो रही कोई भी। यहाँ पर पहली टक्कर हुई, सेकंड टक्कर के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसमें सरल रेखा में गति करेगा, कोई भी प्रकार की टक्कर नहीं होगी, वहां पर वो क्या करेगा, एकदम से टक्करों से रिलैक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होते हैं, इन सब का एवरेज क्या कहलाता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विश्रांति काल। जहां पर वो विश्राम करता है, बिना टक्कर के आराम से मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। और इन सब का मध्य क्या हो जाएगा, मध्य विश्रांति काल हो जाएगा। तो ये सब जो T1 T2 Tn ये सब हैं, इन सब का एवरेज ये क्या होता है, ये होता है टॉ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉ। ये टॉर्क नहीं है, बल आघूर्ण नहीं है, ये सिंबल है, टॉ है। इसको हम क्या बोलेंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू को हम लिख देंगे टॉ। तो लास्ट फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम टॉ। ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो याद आपको रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो रिलेशंस आएंगे उसमें कई बार वीडी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो सीधी हमें पुट करनी है माइनस की ई अपॉन एम टो। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करेंगे, स्केलर फॉर्म में आप सीधा लिख सकते हो वीडी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टो, माइनस लगाने की आपको नीड नहीं है। अब एक चीज हमने पढ़ रखी है कि ई जो होता है वो होता है v अपॉन डी, मतलब v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, d मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, जहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। यहाँ पर इस पूरे के बीच की डिस्टेंस जो है, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l है, तो हम ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू v अपॉन l। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस E की जगह v अपॉन l पुट कर दिया, तो vd की वैल्यू क्या आएगी, vd की वैल्यू आएगी E v अपॉन एम एल टो। एक नया फॉर्मूला हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब हम ये जो तीन टर्म्स हैं इनको पढ़ लेते हैं। पहला मीन फ्री पाथ, मध्य मुक्त पथ। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बार बार में जो टक्करें हो रही हैं, मान लो पहले में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, इन सभी जो पाथ हैं इनको फ्री पाथ बोलते हैं। फ्री पाथ क्यों, जो इनमें कोई भी प्रकार की कोलिजन्स नहीं हो रही है। इन सभी फ्री पाथ का मीन जो होगा वही क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है। इसको किसे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। फिर एक चीज है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, जो बीच में बिना टक्करों के दो सक्सेसिव जो कोलिजन्स हैं उनके बीच में जो टाइम ले रहा है, उन सभी का एवरेज हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14 सेकेंड, ठीक है। और अगर हमें vd की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एवरेज वेलोसिटी तो होती है vd, एवरेज डिस्टेंस हो गई लैम्डा, एवरेज टाइम हो गया टॉ। तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, vd इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टॉ, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, उस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हम गतिशीलता के बारे में पढ़ते हैं। गतिशीलता क्या होती है, मतलब द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, मतलब पर यूनिट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो कितना वेग प्राप्त कर पा रहा है, उसकी गतिशीलता कहलाती है, मोबिलिटी बताती है किसी भी चार्ज की, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने लिख दिया सूत्र क्या है इसका, म्यू इज इक्वल टू vd अपॉन ई। vd की वैल्यू हम अभी पढ़ के आए हैं, कितनी होती है, ई अपॉन एम टॉ। म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो म्यू बराबर क्या आएगा, vd की जगह तो आप लिखोगे ई अपॉन एम टॉ, और डिवाइड किससे करोगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ई टॉ अपॉन एम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सेकंड फॉर्मूला। तो ई टॉ अपॉन एम भी याद में रखना है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। मतलब देखो
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर, इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे वोल्ट इंटू सेकंड हो जाएगा, और डायमेंशन इसकी है m-1 L0 T2 A1। अब हमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है, या करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, इसका जो बेस एरिया है या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, a है, इसकी लेंथ कितनी है, l है, और इस पर जो हमने इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना मान लिया हमने, I मान लिया। तो I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। करना क्या आपने, I क्या होता है, Q अपॉन T होता है, तो हमें एक तो Q की वैल्यू फाइंड करनी है और एक T की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके हमें इसके अंदर पुट करनी है, अपने पास रिलेशन आ जाएगा। अब कैसे निकालना है वो समझो। सबसे पहले हम चार्ज पर फोकस करते हैं, चार्ज निकालना है। चार्ज कौन सा, जो इस पूरे कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। अब चार्ज प्रेजेंट है कितना, एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है वो स्मॉल n है, मतलब इकाई आयतन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, n है। तो इसका पूरा वॉल्यूम हम निकाल लें अगर, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज जो है वो मिल जाएगा। पूरा वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना है a, और इसकी लेंथ कितनी है l, तो a इंटू एल, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो al वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर NaL। अब हम क्वांटाइजेशन का लॉ पढ़ के आए हैं, क्वांटाइजेशन का लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne। n की वैल्यू कितनी है, NaL है, तो टोटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q आ जाएगा NaLe। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें टाइम और निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, ऐसे मानो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, वो L है, और किस वेलोसिटी से कर रहा है, वो Vd वेलोसिटी से करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। याद रखना हमेशा, अब भी जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पीड की बात करेंगे या वेलोसिटी की बात करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो टाइम कितना लेगा, वो टाइम लेगा, डिस्टेंस कितनी है L, और किस स्पीड से कर रहा है या किस वेलोसिटी कर रहा है, Vd से। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास टाइम भी है, चार्ज भी है, हमें तो क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू इस I इज इक्वल टू Q अपॉन T में पुट करनी है। इसके लिए देखो ये रहा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। जैसे ही हमने Q की वैल्यू क्या रखी, NaLe, और T की वैल्यू हमने क्या रखी, L अपॉन Vd। Vd जाएगा ऊपर, L से L कैंसल, तो क्या बचा NeaVd। तो I की याद रखना वैल्यू आप क्या होती है, NeaVd। शॉर्ट में आप एनीबॉडी याद करके रख सकते हो, तो NeaVd हो जाएगी। अब हम अगर I में इस A से डिवाइड कर दें तो I अपॉन A बनेगा ये, और बराबर में क्या रह जाएगा, NeVd। I अपॉन A क्या होता है, वो J होता है, और J क्या होता है, NeVd। J के ऊपर अगर हम वेक्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Vd के ऊपर वेक्टर बन सकता है, तो J इज इक्वल टू NeVd। अब हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि J और E में रिलेशन फाइंड करना होता है, और साथ में या तो रो आता है या फिर सिग्मा आता है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। इन दोनों के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया। हमने वो क्या करना है, मान लीजिए अपने पास एक कंडक्टर है, लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उस पर V जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो R है। R हमें पता है पहले से कितना होता है, रो L अपॉन A होता है, ये सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ भी है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में एक लिंक होता है, क्या होता है, V बराबर ED, मैंने आपको बताया बार बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E जनरेट हुआ, पर लेंथ क्या है, किन दोनों पॉइंट्स के बीच की है, वो लेंथ कितनी है, L। तो V इज इक्वल टू E इंटू L, ये रहा V इज इक्वल टू E इंटू L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब V कितना होता है, वो होता है I इंटू R, जो कि ओम के नियम से होता है। R की वैल्यू हमारे पास रो L अपॉन A है। इन सब को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करेंगे कैसे, जैसे V इज इक्वल टू IR होता है, तो हमने वहां पर क्या लिखा था, V इज इक्वल टू E इंटू L। V की जगह हमने लिख दिया IR, E की जगह हमने लिख दिया E, L की जगह लिख दिया L। I इंटू R, R की जगह क्या है, रो L अपॉन A इज इक्वल टू EL, L से L कैंसल, बचा क्या, I अपॉन A इंटू रो इज इक्वल टू E। I अपॉन A क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, ये बन जाएगा J रो
इज इक्वल टू ई। तो एक रिलेशन तो ये होता है ई इज इक्वल टू जे रो, और अगर हम जे के बराबर में ये रखें और रो को उधर भेज दें तो क्या बनेगा ई अपॉन रो, और ये 1 अपॉन रो जो कि रो का रेसिप्रोकल वो क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये जो रिलेशन होता है वो होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में आपस में रिलेशन। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। आप चाहो तो इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो, सिग्मा पर वेक्टर मत लगाना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम एक रिलेशन और है उसको भी इसी लेक्चर में निकाल के रखेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप देखो। इसमें क्या करेंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई तो आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। पर हम अभी पढ़े थे कि J इज इक्वल टू होता है एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू क्या होती है, वी डी की वैल्यू होती है ई अपॉन एम। तो जैसे ही वी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या बनेगा, J इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम। तो ये बनेगा एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम टो, और इज इक्वल टू जे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का हम कंपैरिजन करें तो एलएचएस में दोनों में जे है, आरएचएस में एक जगह ई है, इसमें भी ई है, तो ये जो बच गया टर्म पूरा ये वाला वो किसके इक्वल होगा, वो सिग्मा के इक्वल होगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, एन ई स्क्वायर अपॉन एम टो। ये होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और अगर हम इसका इन्वर्स निकाल लें तो सिग्मा का इन्वर्स क्या होता है, रो, तो सामने वाले का इन्वर्स क्या होगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। एक नया फॉर्मूला है दोनों के लिए, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, दे रखे आपके एनसीईआरटी के अंदर इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।